हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बहुत लंबे समय के बाद मेरी यूट्यूब चैनल द व्रेड आई में। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले जो अभी-अभी ट्रेड डील हुई है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच, जहां पे टैरिफ पहले 50% था, अब उसको 18% पे ला दिया गया है। नाउ इस वीडियो में हम क्या समझने वाले, सबसे पहले हम समझने वाले हैं द शिफ्ट, दैट इज द टैरिफ रिडक्शन। जो हम हमारे पे जो पहले 50% टैरिफ था उसको 18% कर दिया गया। क्यों किया गया उसको भी अच्छे से समझेंगे। दूसरी बात, इस इसके कारण हमारे जो सेक्टर्स है जैसे ज्वेलरी, टेक्सटाइल, केमिकल्स, इन सेक्टर्स पे ग्राउंड लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगा, दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड। और लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी ने इंडिया के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों हमें सिर्फ हेडलाइंस नहीं पूरी कहानी समझनी चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम पनिशेटिव पेनल्टीज। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, I don't want to say this thing is happened because of United States of America. This thing is happened only because of Donald Trump. सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम आप पे 25% एडिशनल टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि हम ऑयल रशिया से खरीद रहे हैं और हम रशिया यूक्रेन के वॉर को फंड कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ रीजन why US impose a 25% tariff on us. The reason is not that why we are buying the oil from Russia. The reason is that why we are not buying the oil from the United States of America. That is the real reason. Okay. तो इसको 50% और आज February 26 में जाके ये 18% हो चुका है। देखिए दोस्तों, टैरिफ को एज अ पॉलिटिकल प्रेशर हम पे, एज अ टूल हम पे यूज किया गया है। कई तरीके से उसके वो मंत्रियों ने, पीटर लवारो, इफ यू हियर द नेम ऑफ दैट पर्सन, व्हाट दे सेड, इंडिया आएगा खुद हमारे सामने झुकेगा। आई आई थिंक दे यूज द स्पेसिफिक वर्ड टू द नरेंद्र मोदी, यस। ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स विच इज डन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आई थिंक 3-4 months अगो, या ओके। सो छोड़ो वो सब, उन सब के बारे में लास्ट में भी बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिट इकोनॉमिक्स, आखिर इससे इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा दोस्तों। तो आपको अगर टैरिफ का थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, अगर उस प्रोडक्ट पे, अगर हम उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे देश में बेचते हैं, अगर वहां पे उस पे मानो पहले 10% टैरिफ लगता है, तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, 110। लेकिन अगर उसी टैरिफ को बढ़ा के 50% से ले दिया जाए, दैट मीन्स द प्रोडक्ट प्राइस इज सडनली गोइंग टू इंक्रीज। मतलब पूरी तरह से आसमान में उसका भाव बढ़ जाएगा। अब इससे होगा क्या, इससे होगा कि वहाँ के जो कंज्यूमर है वो हमारे प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव फाइंड करने लगेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे टेक्सटाइल्स है, अगर टेक्सटाइल पे भी टैरिफ लगा, बढ़ा दिया गया, तो वहाँ पे और कौन सी कंट्री के प्रोडक्ट है जिसमें टैरिफ नहीं लगा है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश है, वियतनाम है, तो लोग उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीदेंगे एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स। दैट इज द वे आई वॉन्ट टू से, यही नुकसान है टैरिफ का। अदरवाइज टैरिफ तो कौन पे करता है पता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैसे, क्योंकि टैरिफ का पैसा तो हम देते नहीं, हम तो सिर्फ माल बेच देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पैसा तो उनके कंज्यूमर को ही देना है। दैट इज द रीजन। नाउ व्हाट आर द सेक्टर्स जहाँ पे इस टैरिफ का इम्पैक्ट होने वाला है, और हम इसके बारे में थोड़ी खुल के बात करेंगे। सबसे पहले आता है टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी एंड सर्विस, ज्वेलरी एंड केमिकल्स। सब सबको एक एक आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करते हैं, आई वांट टू से टेक्सटाइल, यस, टेक्सटाइल। सो सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल। ये इंडिया का सबसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट है दोस्तों। चैलेंजेस ये था कि इंडियन कॉटन गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल्स, जो रोज कॉमन कपड़े, वो हमारा डायरेक्ट कंपटीशन वियतनाम से है, बांग्लादेश से है। दीज आर अवर कॉम्पिटिटर्स। और अगर इसमें भी अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारे पे टैरिफ लगा देता है, तो आई थिंक टेक्सटाइल में, बिकॉज वी आर कॉम्पिटिंग बिकॉज ऑफ प्राइस, बिकॉज एट दी एंड अगर आप देखो तो वियतनाम भी अच्छे खासे कपड़े बना सकता है, उसके भी क्वालिटी अच्छी होती है। तो यहाँ पे $1 का भी फर्क पड़ता है। अगर $1 भी हमारा प्राइस ऊपर चला गया, तो इससे नुकसान हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही होने वाला था। दैट इज द रीजन द अल्टरनेटिव ऑप्शंस आर अवेलेबल। नाउ हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है,
तो आई थिंक खासकर मिड वैल्यू कैटेगरीज जैसे कि मास रिटेलर चेन्स के लिए गारमेंट्स, बेडशीट, टॉवल्स में इंडियन एक्सपोर्टर्स को दोबारा मौका मिल सकता है। यानी अब वो लोग वापस से यूएस में अपना पैर जमा सकते हैं। लेकिन अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है, आई थिंक हमने हमारे अल्टरनेटिव फाइंड करने शुरू भी कर दिए हैं। जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आए थे, तब हमने बहुत सारी डील की। ईयू भी आया था, उनके साथ भी हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। उसको इम्प्लीमेंट होने में 1 साल वो सब लगेगा, लेकिन हमने कर दिया। यानी हमने अब अल्टरनेटिव मार्केट फाइंड करना शुरू कर दिया है। ठीक है? अब रातों-रात सप्लाई दोगुना वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग 2x because of United States of America reduced the tariff 18%. That is not the reason, okay? The second industry I want to say that is engineering goods. अब आते हैं engineering goods पर। ऑटो कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट्स जनरली सिंगल डिजिट मार्जिन पर चलते हैं। 4%, 6%, 8% जैसी मार्जिन पर। ऐसे में अगर टैरिफ या पेनल्टी से लैंडेड कॉस्ट थोड़ा भी बढ़ जाए, अगर उसका प्राइस थोड़ा भी बढ़ जाए, ये तो एक्सपोर्टर्स को अपनी मार्जिन काटनी पड़ती है या बायर को किसी दूसरे सप्लायर पर शिफ्ट हो जाता है। अब टैरिफ कट के बाद क्या होगा? इंडियन इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स का कॉस्ट स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। ठीक है? ईस्ट एशियन सप्लायर्स जैसे कुछ चाइनीज, वियतनाम या अन्य एशियन प्लेयर्स के मुकाबले हमारी रिलेटिव कॉम्पिटिटिवनेस बेहतर होगी। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना हम कर सकते हैं। अब हम थोड़ा रिलाय कर सकते हैं कि हाँ, अगर हम फ्यूचर पॉलिसी को देखें, ठीक है, हम 10 साल एग्रीमेंट करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जब से पता है डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत क्या है? उस भाई ने बोला कि तेरे पे 50% टैरिफ, तेरे पे 100% टैरिफ। अरे भाई, 2 देशों के बीच 10 साल तक एक डील हुई है। आप बीच में आके ऐसे काम करते हो, तो इससे होगा क्या? ट्रस्ट का इश्यू होगा एट द एंड। फिर कोई आपके ट्रस्ट नहीं करना चाहेगा। दैट इज द ओनली रीजन। नेक्स्ट इंडस्ट्री इज अ वेरी क्रूशियल, दैट इज द चाइना, दैट इज सॉरी केमिकल इंडस्ट्री। नाउ चाइना प्लस वन आपने सुना ही होगा। सुना ही होगा चाइना प्लस वन। ये आखिर है क्या? देखिए, जो यूरोपियन मार्केट्स है, वो सब जो बाकी के देश है, वो अब एक चाइना को ही एक अपना मार्केट समझते हैं। पहले ऐसे हुआ करता था। अगर आप 10 साल पहले, 20 साल पहले देखो, तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी वॉज वेरी पॉपुलर स्ट्रेटेजी। इससे होता क्या था कि सब लोग चाइना को अपना वो मार्केट समझते थे कि भाई यूएस के बायर्स ऑलरेडी चीन पर पूरी तरह निर्भर बचने से निर्भर रहते थे। लेकिन अब वो लोग क्या, अब लेकिन अब क्या कर रहे हैं? एक अल्टरनेटिव फाइंड कर रहे हैं कि चाइना जैसा ही मार्केट, क्योंकि चाइना में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन वो पहले हुआ करता था। अब अगर चाइना के बाद कोई दूसरी कंट्री है जो पॉपुलेशन के मामले में भी अच्छी हो, ज़्यादा हो, और जिसका ग्रोथ रेट भी अच्छा हो, तो वो है इंडिया। वन एंड ओनली इंडिया आई वांट टू से। तो अब लोग इंडिया की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पता चल चुका है कि उसका असली दुश्मन रशिया नहीं है दोस्तों, जो पहले हुआ करता था यूएसएसआर। लेकिन जब से वो अलग हुआ है, तब से रशिया हाँ एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, लेकिन उतना अग्रेसिव नहीं है जितना चाइना है। अब देखिए, धीरे धीरे रशिया यूक्रेन की वॉर में थोड़ी थोड़ी ठंडास हो रही है। वो क्वाड के लिए ये सब करना चाहता है। अब देखिए, जब से ये डील हुई है, तब से अमेरिका एक और क्वाड मीटिंग की बात कर रहा है कि हम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये सब वापस से क्वाड मीटिंग कर सकते हैं 2-3 महीने के अंदर। कहीं भी करें, लेकिन वो क्वाड की बातें होने लगी है। लेकिन जब तक इंडिया पे 50% टैरिफ था, तब तक ये बात होना इम्पॉसिबल थी। इसको कम किया गया। यानी अब अमेरिका समझ चुका है। अमेरिका इतना पागल है कि वो अपने 2 फ्रंट खोल दे। वो रशिया के साथ भी कॉम्पिटिशन करेगा, चाइना के साथ भी करेगा। वो किसी एक के साथ ही लड़ेगा। तो उसने अब धीरे-धीरे रशिया को परेशान करना बंद कर दिया है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अब उसने चाइना को टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट थिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ज्वेलरी सेक्टर। तो आखिर ज्वेलरी सेक्टर का क्या मामला है, वो समझ लेते हैं सबसे पहले। आई थिंक ज्वेलरी, उसमें इन्वेंटरी का मामला होता है। आई थिंक इस सेक्टर में मेन टैरिफ का असर सिर्फ प्राइस पर नहीं होगा, बल्कि इन्वेंटरी कॉस्ट पर भी पड़ेगा। यूएस होलसेलर के पास जो माल पड़ा होता है, यूजर हर दिन का वित्तीय कॉस्ट होता है। इंटरेस्ट, कैपिटल ब्लॉक, रिस्क, प्राइस फ्लक्चुएशंस, ये सब आपने वर्ड सुने होंगे। अगर आप ज्वेलरी समझोगे, तो ज्वेलरी आई थिंक उस पे इंटरेस्ट कॉस्ट भी वो सब लगता ही है ना दोस्तों। जैसे कि अब टैरिफ, जब टैरिफ 50% के अराउंड था, तो उसका जो बेसिक प्राइस था वही सबसे ज़्यादा था। ठीक है? अब यूएस बायर्स को वो स्टॉक होल्ड करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। अब उनके जो बाय जो फॉर एग्जांपल जो ज्वेलर्स है, जो जहाँ पे ये सब माल बेचते हैं, वो क्या सोचेंगे कि इंडिया के माल को अपने वहाँ रख के करेंगे ही क्या? क्योंकि उसका बेसिक प्राइस ही ज़्यादा है। लोग क्यों पे करेंगे सबसे ज़्यादा?
तो अब 18% टैरिफ के बाद क्या होगा? पर यूनिट कॉस्ट कम होगा, कैपिटल मार्जिन प्रेशर कम होता है, बायर थोड़ी ज़्यादा कंफर्ट से इन्वेंटरी होल्ड कर सकते हैं, जिससे ट्रेड वॉल्यूम सस्टेन या ग्रो हो सकता है। यान यानी ये डील इस सेक्टर में सिर्फ प्राइस डिस्काउंट नहीं है, ये कॉन्फिडेंस इन कंटिन्यूइंग ट्रेड भी दिखाती है। नेक्स्ट सेक्टर इज अ आईटी सेक्टर। अब आप कहोगे 18% टैरिफ कम हो जाएगा तो इसके इसमें आईटी सेक्टर में क्या होगा? होगा, आप समझिए। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने भी कहा है कि हम यहाँ पे डेटा सेंटर लगाएंगे। गूगल ने भी कहा है हम डेटा सेंटर लगाएंगे। अभी अभी रिसेंट बजट आया, उसमें कहा गया कि जो लोग यहाँ पे डेटा सेंटर लगाएंगे उनको 2047 तक टैक्स फ्री, मतलब उसको उन 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 कंपनी को कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्यों हुआ? आखिर बजट आया कब? बजट आया कब? 1 फरवरी को। और जब से ये 18% हुआ है, जब से ये 18% टैरिफ कर दिया गया है, तब से इंडिया और यूएस के बीच रिलेशनशिप अच्छे होने लगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको नहीं दिखेगा कि टैरिफ कम होने के कारण हम आईटी सेक्टर में उछाल आ गया ना। दैट इज नॉट रीजन, बट इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ बिजनेस, दैट इज द रीजन आईटी सेक्टर भी इफेक्ट करेगा और आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकोगे। दैट इज द रीजन। नाउ इसका आउटलुक क्या होगा? तो सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। आई थिंक वॉल्यूम, एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स जल्दी स्पाइक नहीं करेगी, क्योंकि सप्लाई चेन, क्योंकि पहले से सप्लाई चेन थोड़ा कम हो चुका था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे हमारा थोड़ा ट्रस्ट था ना, जो हमारे व्यापारी का, वो थोड़ा कम हो चुका है दोस्तों। और उन लोगों ने अल्टरनेटिव बायर फाइंड करना शुरू कर दिया है। वैल्यू तुरंत असर वैल्यू पर दिखेगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स की मार्जिन्स इंप्रूव होगी, डिस्काउंट के साथ वो बेहतर प्रॉफिट कमा सकते हैं और नेगोशिएशन टेबल पर यूनिक बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत होगी। नाउ व्हाट इज द पोजीशन? मैं ये कहना चाहता हूँ इंडिया की पोजीशन यहाँ पे क्या है। तो आई वांट टू से दैट इंडिया नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद द इंटरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड आवर फिशर्समैन, एंड यानी जो एग्रीकल्चर में आता है उसके साथ इंडिया ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ। और आई थिंक इतने लंबे समय के बाद अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमारे दिल्ली गेट का अपने ट्रूथ सोशल पर फोटो लगा के कुछ लिखते हैं इंडिया के बारे में, तो मायने में हमारी ये जीत है। अब चलिए बात करते हैं उस हिस्से की जिसका आप सबसे बेहतरीन बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, दैट इज आखिर डोनाल्ड ट्रंप को ये सब करके मिला क्या? देखिए, सीधी बात करनी है, नो बकवास। आई वांट टू से, अगर आप उस कंट्री को डेड इकोनॉमी बोलते हो, चलो बोल दिया, कोई बात नहीं। आप उसको नीचा दिखाते हो, कुछ भी उस पे, कुछ भी लॉजिक बिना के टैरिफ लगा देते हो 50%, कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी, एक ही लीडर, एक ही टीम में। पहले आप 50% के करीब पनिशेटिव टैरिफ लगा देते हो, इंडिया को पब्लिकली प्रेशर करते हो। फिर क्या? क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये मैच्योर इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है या फिर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल कुछ अपना फायदा निकालना है? इस तरह की फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? इंडिया के छोटे और मध्यम एक्सपोर्टर्स का, जिनकी फैक्ट्री, वर्कर्स, लोन्स और ऑर्डर्स इस अनसर्टेन हो जाते हैं भाई। दूसरा पॉइंट, उन्होंने ट्रेड को हथियार, ये तो डोनाल्ड ट्रंप की आदत बन चुकी है, कुछ भी हो एक ही पोपट की तरह तोता बोलेगा टैरिफ टैरिफ टैरिफ, कुछ भी नहीं होने वाला, सबको पता है। दिस इज वी नीड टू अंडरस्टैंड लेडीज एंड जेंटलमैन, how United States of America and President Donald Trump using the tariff as a war, tariff as I think weapon to against any country. That is not a way to run the country, यार। I want to say, अब आपने सोचा कि इंडिया को इतना कुछ भद्दा बोलेंगे, गाली बोलेंगे, फिर लास्ट में कहेंगे हमारे इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। मैं बताता हूँ ये सब क्यों हो रहा है। बिकॉज ऑफ ओनली वन एंड वन रीजन, इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में इंडो है, मतलब समझ लो इंडिया के बिना इंडो पैसिफिक क्या, और वर्ड, दिस आर द टू रीजन यूएस हमारे साथ आज भी खड़ा है। और मैं तो कहूँगा चाइना। इंडो पैसिफिक के बारे में आप लोग को बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, इसका एक ही जवाब है, चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारे साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, दैट इज द ओनली रीजन, चाइना। बिकॉज अमेरिका को भी पता है कि अगर चाइना से साथ मुकाबला करना है तो इंडिया का साथ लेना जरूरी ही, मतलब जरूरी है। तो यहाँ पे आपको एक अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। आई वॉन्ट टू से दैट, या
इंडिया को भी सीखना पड़ेगा कि किस तरह से प्रेशर को हैंडल किया जाए। इस बार इंडिया ने अच्छी तरीके से प्रेशर को हैंडल किया है। हर जगह जवाब ना देना बल्कि अपना काम चुपचाप करो और हम बता देंगे। दैट इज़ द वे हाउ द पॉलिटिक्स इज़ रन, आई वांट टू से। एंड देयर आर सम ऑपोजिशन लीडर इन आवर कंट्री, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ऑपोजिशन लीडर भी ज़रूरी है। लेकिन मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, अगर कोई हमारे देश के बारे में कुछ अच्छी बात नहीं बोल रहा है, मतलब डेड इकोनॉमी, अगर आप उसको भी सपोर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा फिर? तो आई थिंक इस वीडियो से हमें 2 लेसन सीखने को मिल सकते हैं कि कभी भी पॉलिसी को शॉर्ट टर्म गोल के मतलब मत बनाओ। मतलब ऐसा नहीं कि आज के आज मुझे ये चाहिए, नहीं। हर किसी के साथ अच्छी तरीके से बिहेवियर करो कि लॉन्ग टर्म में आपको पता नहीं आपके साथ क्या होने वाला है। दैट इज़ द वन ऑफ द वे वी नीड टू लर्न। और इस वीडियो से हम ये समझे कि आखिर फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आगे ऐसे कई सारी और केस स्टडीज़ आएगी, उसके लिए मेरी चैनल के साथ बने रहिए। इसी के साथ आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की